संवाददाता अरुण भी इस वक्त हमारे साथ नजर आ रहा है। अरुण, आपका स्वागत है इस चर्चा में। संजय जी, ये जो अमेरिका और चीन के बीच जो वार्ता चली है, अमेरिका ने बहुत स्पष्ट किया कि वन चाइना पॉलिसी को लेकर के उसका रुख क्या है। एक तरह से कोल्ड वॉर जो हम सुना करते थे अमेरिका और रशिया के बीच में, अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और चाइना उसी मुहाने पर खड़े हैं। लेकिन ये बैठक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है पूरी दुनिया के लिए। बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे अगर आप आर्थिक दृष्टि से देखते हैं तो अमेरिका और चीन के बीच में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी से ट्रेड को लेके और व्यापार को लेके। आप ये देखिए कि अमेरिका की जो जितनी भी कंपनीज है, उस चाइना उसके लिए एक सप्लाई चेन क्रिएट करता है और वो सप्लाई चेन की वजह से उनका जो डॉलर है वो मजबूत होता है, उनकी इकोनॉमी मजबूत होती है। तो अमेरिका चीन को आर्थिक अवसर के रूप में देखता है और उससे बहुत ज्यादा जंग नहीं रखना चाहता, कंपटीशन रखना चाहता है कि भाई चीन के साथ आर्थिक जो सहयोग, हालांकि ग्लोबलाइजेशन का जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ किसी देश को हुआ दुनिया में, वो चीन को हुआ बिल्कुल। और वो, लेकिन अमेरिका भी उसके उस दौड़ में अपनी इकोनॉमी को सस्टेन कर पाया, अपने डॉलर को मजबूत कर पाया। लेकिन वहां पे जो दूसरा सवाल आ रहा है कि जो कंपटीशन और जो एक कंटेनमेंट और बैलेंस ऑफ पावर का जो एक जो आप ये कहिए कि नॉन आर्थिक जो गैर आर्थिक मुद्दे हैं, जिसको आप मिलिट्री मुद्दे कहेंगे, उसमें जो चीन की आक्रांता नीति है, जिसमें ताइवान के इशू को लेके या भारत के बॉर्डर के इश्यूज को लेके, या जिस तरीके से साउथ चाइना सी में जो अपना एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहे हैं, एक तरीके का इनसिक्योरिटी फियर फैक्टर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में क्रिएट कर रहे हैं। वहां पे जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश है या इंडो पैसिफिक में बाकी सभी देश अमेरिका को एक बैलेंस ऑफ पावर या एक कंटेनमेंट पावर के रूप में इसकी मौजूदगी को बढ़ाना चाहते हैं। और यही आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 साल में काफी कुछ हद तक इस पर विचार हो रहा है और अलाइनमेंट और रीअलाइनमेंट हो रहा है। अब इस गर्मा गर्मी में, जहां ताइवान का बहुत बड़ा इशू रहा, डोमिनेट रहा पेलोसी की विजिट के बाद से, या आप ये देखिए कि रशिया और यूक्रेन के इशू में जिस तरीके से वर्ल्ड पोलराइज हो गया है, यहाँ पे बाइडेन और शी जिनपिंग का मीटिंग देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत बड़ा एक मीटिंग है, क्योंकि दोनों ही देश आज, दोनों ही राज्याध्यक्ष बहुत मजबूत स्थिति में है। शी जिनपिंग को तीसरा टेन्यूर दिया गया है, बाइडेन को। जी संजय जी, इसी सवाल को मैं अपने संवाददाता अरुण के पास ले जाना चाहता हूं। अरुण, आपको क्या वहां से नजर आ रहा है, पूरी दुनिया किस तरह से देख रही दोनों नेताओं के इस मुलाकात को, अगर अमेरिका और चीन की बात करें तो? देखिए, जहाँ तक इन दोनों लीडरशिप की बातचीत की बात की जाए तो एक जो बात बिडेन ने भी कही, चाइना की तरफ से भी निकल करके आती है, वो ये है कि जो कंपटीशन है वो कॉन्फ्लिक्ट पे कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है इस समय पर। अमूमन देखिए अजय जी कि G20 जैसे समिट्स का मकसद इस बात पर रहता है कि जो एक्चुअल इश्यूज हैं, जैसे कि इकोनॉमिक स्लोडाउन हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, सप्लाई चेन इंटैक्ट करना हो, इस बात पर फोकस हो, डेट ट्रैप में इकोनॉमी ना फंसे, या फिर अब कैसे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हो सके कि कैसे एनवायरमेंट जैसे मोर्चे को लेकर के एक तरह से बेहतरी के साथ आगे आ सके। लेकिन चूंकि अब देखिए कि इस बार रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो जाता है, उसके बाद देखिए कि चाइना का जो यूनिलैटरल एक्सपेंशनिज्म कई बार हम देखने को मिलता है, चाहे आप साउथ चाइना सी की बात कर लीजिए, ताइवान की बात कर लीजिए, तो ऐसे में देखिए कि जो यूनिलैटरल एक्सपेंशन चाइना की तरफ से निकल करके आता है तो एक अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है किसी भी रीजन के अंदर। अब यही बात होती है कि देखिए जो मैं इस समय पर मीडिया सेंटर में मौजूद हूं, इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है, और यहाँ पर प्राइमरीली आप देखिए कि वर्ल्ड मीडिया आ चुकी है। मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूं कि यहाँ पर जो यूरोपियन मीडिया भी मौजूद है, यूएस की मीडिया भी मौजूद है, चाइनीज मीडिया भी मौजूद है, तो वर्जन प्राइमरीली हर कोई अपनी तरह से इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा है। जो डेवलप इकोनॉमीज हैं, आप देखिए यूएस की बात कर लीजिए, यूरोपियन इकोनॉमीज की बात कर लीजिए, और उनका साफ तौर पर ये वो अपने हितों की बात कर रहे हैं, डेवलप इकोनॉमीज की बात कर रहे हैं, और ये बात कर रहे हैं कि कैसे वो आगे अग्रसर हो सके। लेकिन जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है वो ये बात कर रहे हैं कि भाई आपका डेवलपमेंट हो चुका है, हम लोग कैसे
डेवलप कर सके, उस लिहाज से हम कैसे यहाँ पे आगे बढ़ते नजर आ सके। तो प्राइमरीली जो बिडेन और शी जिनपिंग की जो वार्तालाप हुई है, उसे एक चीज तो चलिए यहाँ पे निकल करके आती है कि कुछ सॉफ्टनेस देखने को मिली है रशिया और चाइना और यूएस की, अगर हम बात करते हैं उनके स्टैंड के अंदर जो एग्रेशन देखने को मिल रहा था यूएस की तरफ से भी, चाइना की तरफ से भी, ताइवान को लेकर के, तो एक तरह से सॉफ्टनेस देखने को मिली है। तो इस G20 समिट के अंदर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये यूरोपियन मीडिया ने भी कई हद तक यहां पर दिखाया है, यूएस मीडिया भी इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि देखिए ये सिंबॉलिक होते हैं। G20 के अंदर ऐसी बॉडी लैंग्वेजेस आपको अक्सर देखने को मिलती हैं कि अब हैंडशेक्स हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन क्या ये रियल में रिफ्लेक्टिव होती हैं? एक तरफ देखिए जो बाइडेन के सामने यूएस के अंदर घरेलू चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, एक तरह से आप उनकी पॉपुलैरिटी को लेकर के बात कर लीजिए, मिड टर्म इलेक्शंस को लेकर के बात कर लीजिए, तो ये दिखाता है कि बाइडेन के सामने अपनी चुनौतियां अलग है। और जिस तरह से चाइना प्राइमरली जिसको फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि हमारे गेस्ट भी बता रहे थे कि चाइना को क्लियरली फायदा होता हुआ दिखाई दिया ग्लोबलाइजेशन का और तमाम चीजों का, तो चाइना जिस तरह से एग्रेसिव हो रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है, तो इसका इंपैक्ट यूएस पर भी आता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में जो बॉडी लैंग्वेजेस हमें यूएस और चाइना की इस मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर दिखाई दी है, हैंडशेक्स दिखाई दिए हैं, लेकिन क्या वाकई में रिफ्लेक्टिव होगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो तमाम मीडिया हाउसेज है यहाँ पे, इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज है, वही यहाँ पर पुट अप कर रहे हैं। कुछ सही कहा आपने, लेकिन ये जो कंपटीशन है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, हालांकि ये माना जा रहा है कि चूंकि बातचीत हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है इसकी, तो कम से कम जो कोल्ड वॉर कहा जा रहा था अब उसकी तो शुरुआत नहीं होगी। दोनों ही देश इसकी कोशिश कर रहे हैं कि इसको अवॉइड किया जाए। लेकिन प्रोफेसर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि न केवल इकोनॉमी बल्कि जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है वो भी दोनों देशों के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है। पर आपको लगता है कि चलिए फिर अभी अरुण से ही बात करते हैं, क्योंकि अरुण शायद जो दूसरी मीटिंग्स हैं उस पर भी निगाह रखने के लिए उनके पास समय की थोड़ी सी कमी है। तो अरुण, हम थोड़ा सा जल्दी से हम आपसे समझ लें कि ये जो दोनों सेशंस होने जा रहे हैं, आपसे कितना वक्त लगेगा शुरुआत होने में, ये जो सेशंस हैं, और फिर उनके आउटकम्स हमें कब तक पता चल पाएंगे? थोड़ा सा अगर आप एंगेजमेंट आज की बता पाएं हमारे दर्शकों को। ठीक है, देखिए तो तीन, हम जिस बात को जानते हैं कि तीन इंपॉर्टेंट वर्किंग सेशंस हैं, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर एक पहला सेशन है जिसकी शुरुआत प्राइमरीली आप कह सकते हैं कि थोड़ी देर में आपको होती हुई दिखाई देगी। अभी इस समय पर जो तमाम वर्ल्ड लीडर्स हैं उनका वेलकम किया गया है, जो करंट G20 की प्रेसिडेंसी है, और उसके बाद में अब हम देखेंगे कि जो ग्रुप फोटोग्राफ्स, और उसके बाद इस सेशंस की एक तरह से शुरुआत हो जाएगी। और जो दूसरा सेशन है आज का हेल्थ का, उसको भी लेकर के वर्किंग सेशन आज बैठने जा रहा है। इसके आउटकम्स कब तक निकल करके आएंगे? तो जब भी G20 की कोई भी बैठक होती है तो प्राइमरीली होता यह है कि जितने भी डिस्कशंस निकल करके आते हैं, उनके जो आउटकम्स निकल करके आते हैं, बिकॉज G20 की बैठक के अंदर कंसेंसस के लिहाज से फैसले लिए जाते हैं, या फिर क्या कुछ वे फॉरवर्ड होना चाहिए उस बात पर फोकस रखा जाता है। तो उसका G20 का जो एक डॉक्यूमेंट होता है, वो जब G20 समिट पूरा हो जाता है उसके बाद जो डॉक्यूमेंट को बनाया जाता है और उसको प्राइमरीली पेश किया जाता है। लेकिन इस बार अजय जी, जो एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास में निकल करके आ रही है वो ये कि जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के जो बातचीत चल रही है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लगातार इस चीज पर बात करेंगे कैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर कई सारे लीडिंग एग्जांपल्स उन्होंने लिए हैं। साथ ही साथ अगर आपको याद होगा कि इसी साल उन्होंने कहा था कि क्रिप्टो करेंसीज को लेकर के या फिर ब्लॉकचेन्स को लेकर के ग्लोबली हर देश को एक साथ आने की जरूरत है। हमने देखा कि यूएस फेडरल रिजर्व के स्टैंड के बाद में क्रिप्टो का बहुत मेहम हुआ है। हमने देखा कि क्रिप्टो करेंसी किस बुरी तरह से गिरी है, लेकिन अभी भी कई सारी इकोनॉमीज ऐसे हैं जो कि क्रिप्टो के लिहाज से आगे बढ़ रही है। G20 इकोनॉमीज भी एक तरह से आगे बढ़ती नजर आ रही हैं कि क्रिप्टोज को कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बैक कर रही हैं। तो ऐसे में क्या कुछ स्टैंड रहना चाहिए क्रिप्टोज को लेकर के, क्योंकि क्रिप्टो एक तरह से टेक्नोलॉजी है जिसको सब देश मानते हैं। तो क्रिप्टोज का भी एजेंडा एक तरह से इस G20 के सम्मेलन की हम बात की जाए, जहां AI की बात होगी, डिजिटल की बात होगी, क्रिप्टोज और ब्लॉकचेन्स की बात भी निकल करके आ सकती है। तो जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का काफी एक्शन पैक शेड्यूल यहां रहने वाला है जी। तो ये जो बातचीत आप कह रहे हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की, वो शायद कल वर्किंग सेशन में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर जो वर्किंग सेशन है बिल्कुल उसमें होने जा रही है। प्रधानमंत्री क्या दोनों ही सत्रों को संबोधित करेंगे? आपको आज के जो दोनों सत्र हैं उसको संबोधित करते हुए नजर आएंगे? आपको क्या सूचनाएं मिल रही हैं? देखिए, जो G20 जैसे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहां पर जो प्रेसिडेंसी जिस देश के पास होती है उनके एक तरह से रिमार्क्स होते हैं। उसके बाद तमाम तरीके से जो वर्किंग सेशंस होते हैं इन्हें क्लोज डोर रखा जाता है, और जो भी जो लीडर्स की या जो देश अपनी बात को इन वर्किंग सेशंस में रखता है, वो डॉक्यूमेंट जो होता है वो G20 उसको अडॉप्ट करता है, जो कि G20 समिट के खत्म होने के बाद में आता है। लेकिन एक बात जो क्लियर है, जो हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी को लेकर के और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के भारत ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड रखा है मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स के
ऊपर, और एक तरह से भारत के अंदर भी आप देखेंगे कि किस तरह से इनिशिएटिव लिए गए हैं। कोविड पैंडेमिक के दौरान 80 करोड़ लोगों को एक तरह से मुफ्त में राशन मुहैया कराना, यह हर देश के लिए अचंभे की बात है, क्योंकि जितनी बड़ी आबादी को यानी 80 करोड़ यानी कि 800 मिलियन लोगों को इतने महीनों तक फ्री में राशन देना, यह भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसको G20 के पटल पर रखा जाएगा। वही दूसरी तरफ अगर हेल्थ की हम बात करें तो आपको याद होगा कि जो आरोग्य सेतु जैसे जो इनिशिएटिव लिए गए थे, जो एक टेक इनिशिएटिव था भारत का कोविड की रोकथाम के लिए, या फिर कोविड की जो वैक्सीन जो भारत ने मैन्युफैक्चर करी थी, और वैक्सीन मैत्री के तहत केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखी थी, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको भी मुहैया कराई थी। आपको ये भी बता दूं अजय जी कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेशन है वो भी यहां पर मौजूद है। डॉक्टर टेड्रोस भी इस G20 समिट के अंदर पहुंचे हैं, और डॉक्टर टेड्रोस पहले ही भारत की तारीफ कर चुके हैं कि हेल्थ के मोर्चे पर भारत के बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव लिए हैं। एक तरफ तो आयुर्वेद जैसे जो इनिशिएटिव की वजह से कोविड में बहुत हेल्प हुई थी, जो आयुर्वेदिक इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करें, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए भारत ने जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की हम जो बात करते हैं वैक्सीन को लेकर के, कि डेवलपिंग कंट्री हो गई, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हो गई, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हो गई, उन तक भी वैक्सीन समय से पहुंच सके और हर किसी को पहुंच सके, इस बात को भारत ने इंश्योर किया। लगभग 100 से भी ज्यादा देशों को भारत ने जो वैक्सीन प्रोवाइड कराई है। तो इन बड़े इनिशिएटिव्स को और इन बड़े जो अचीवमेंट्स हैं, भारत इस मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर रखेगा, और कैसे सब देश एक बेस्ट प्रैक्टिस से सीख सके, इस बात पर फोकस रहेगा। क्योंकि इससे पहले भी हम देखेंगे, अजय जी अगर रिवाइंड कर दे 2022 को, तो क्वाड जैसी बैठक में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब शिरकत की थी, वहां भी उन्होंने तमाम बेस्ट प्रैक्टिसेस को हाईलाइट किया था। उसके बाद G7 के प्लेटफॉर्म पर जब प्राइम मिनिस्टर मोदी थे, तो वहां भी उन्होंने इन बड़ी बातों को हाईलाइट किया था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अजय जी, उनका इंटेंट बिल्कुल क्लियर है कि जब भारतीय इकोनॉमी नंबर 5 टॉप 5 इकोनॉमीज में शुमार हो चुकी है, तो साथ ही साथ मल्टीलैटरल रिफॉर्म्स की तरफ भी कहीं ना कहीं उनका इंडिकेशन है। क्योंकि आज की तारीख में चाहे आप IMF को ले लीजिए, जो भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को ले लीजिए, बड़े इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को ले लीजिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस बात की वकालत कर रहे हैं कि मल्टीलैटरल रिफॉर्म्स का समय आ गया है। क्योंकि भारत एक डेवलपिंग इकोनॉमी होने के बावजूद भी एक डेवलप्ड कंट्रीज जैसे जो लीडरशिप इनिशिएटिव ले रहा है, तो उस लिहाज से इन तमाम चीजों पर जो इंडियन मीडिया उसकी भी निगाह है, और वर्ल्ड जो मीडिया उसकी भी निगाह है, कि आखिर एक बड़ी आबादी वाला देश, जो 130 करोड़ की आबादी वाला देश, इस पोस्ट कोविड पैंडेमिक टाइम के अंदर जब अगले साल प्रेसिडेंसी एज्यूम करने जा रहा है भारत, उसके पास क्या कुछ है ऑफर करने के लिए इस G20 के टेबल के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर। अरुण, अगर आपके पास समय है तो आप थोड़ा सा बने रहिए हमारे साथ, और हम इस चर्चा को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर साहब, अगर हम हेल्थ की बात करें तो वन अर्थ वन हेल्थ जो मंत्र G7 के मोर्चे पर मंच पर प्रधानमंत्री मोदी ने रखा था,